क्या है जैन जी? जैन जी का डरावा दिखाने वालों की मंशा क्या है? बेबाकी से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा। नमस्कार राकेश शर्मा जी। आज फिर द बीट्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है। नेपाल में जैन जी के बाद अब भारत में भी ये सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता तो खुलकर बोल रहे हैं कि भारत में भी बहुत जल्दी जैन जी होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जैन जी का मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे कि जैन जी कैसे हालात बन रहे हैं, क्या है जैन जी और किस तरह से इस पर काम होता है। नमस्कार ओझा जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुद्दा आपने संवेदनशील कहा, सही है, ऐसा ही है। और जहाँ तक जैन जी के बारे में आप कह रहे हैं, ये एक आयु वर्ग का डाटा एकत्र करके उनको उस जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैन का मतलब क्या है और जी का मतलब क्या है? जैन मतलब जनरेशन जी, और जी उसका एक ग्रुप को नाम दिया है, XYZ ऐसे करके अलग अलग, बेबी ब्रोटल ऐसे करके अलग अलग नाम है। एज ग्रुप को डिवाइड किया है क्या? एज ग्रुप को डिवाइड किया जी, एज ग्रुप के है। और जैन जी इसलिए महत्वपूर्ण बन गया कि ये जीवन का वो हिस्सा, आयु वर्ग का वो हिस्सा है जब आदमी ज्यादा युवा होता है, ज्यादा सोच वाला होता है, ज्यादा क्रांतिकारी विचारों वाला होता है, ज्यादा एग्रेशन वाला होता है। इसलिए ज्यादा इसको उभारा गया। जी जी, जैन जी यानी मतलब इसको टीन एजर्स, हाँ, कह सकते हैं। जी जी जी, ओके ओके। तो अब जो भारत में जैन जी की बात की जा रही है और इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ भी जैन जी के हालात चल रहे हैं और कुछ घटनाएं हुई भी हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि किस तरह की नई चुनौती देश के सामने आने वाली है? मेरे मन में ना एक बहुत तुलना का मेरा मन कर रहा है, पर मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि राहुल जी पर मैं ऐसी टिप्पणी करूँ। पर कभी कभी मेरे को लगता है कि राहुल जी, इस देश के प्रति उनके दिल में कोई संवेदनशीलता, कोई प्यार, कोई राष्ट्रभक्ति है या नहीं। हर वक्त देश की किसी भी घटना को लेकर उनकी नकारात्मक सोच देश के लोगों को, देश के वोटरों को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है, उससे वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अभी आपने कहा कि देश के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो संविधान की कॉपी लेके चले, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा उठाया और आप जैन जी पर आ गए। अब देखिए, कॉपी लेकर चलना, ये मैं किताब उठा लेता हूँ और दिखाता हूँ लोगों को, पर यदि मैंने इसके अंदर लिखे हुए हरफों को नहीं पढ़ा या इसकी जानकारी नहीं ली तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। प्रदर्शन करने के लिए मैं अपनी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें इकट्ठा कर लेता हूँ, पढ़ी उसमें से मैंने एक भी नहीं। और जहाँ तक संविधान का सवाल है, जितना मैं जान पाया हूँ अपने राजनीतिक जीवन में, भारत का संविधान इतनी अपने आप में प्रौढ़ता रखता है कि किसी मुद्दे को भी संविधान के दायरे में रहकर हर प्रकार से सुलझाया जा सकता है। और ये संविधान की शपथ लेकर प्रदर्शन करना, लाल रंग की, काली रंग की, इधर उधर की बातें करना, संविधान खतरे में है, संविधान बदल डालेंगे, एक बार काठ की हांडी इनकी चढ़ गई है, इनको उससे प्रोत्साहन मिला है, ये बात सत्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। पर जहां तक संविधान का प्रदर्शन करना और उसके अंदर की बातों को अपने जीवन में राजनीतिक तौर पर समझना, ये दोनों अलग अलग बातें, जिससे ये कोसों दूर है। जी, कभी कभी मेरे को ये भी लगता है कि ये जानते सब कुछ है, पर ये उस पर अमल नहीं करना चाहते और इनकी मंशा कोई और है। तो ये जैन जी का जो अब डरावा दिखाने लगे हैं वो क्या है? डरावा ये है कि जैसी आदमी की भावना होती है, वो हर घटना का उसी प्रकार उसका अनुसरण भी करता है, उसकी व्याख्या भी करता है और उस अपनी रुचि के मुताबिक उस घटना को पसंद और नापसंद करता है। जी।
अब जो आदमी मांसाहारी है वो मांस को पसंद करेंगे, जो आदमी शाकाहारी है वो मांस को नहीं पसंद करेंगे। और यही बात अब उनके घटनाएं हैं कई, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश की घटना है, हमारे पड़ोस में नेपाल की घटना है, और कल छोटी सी घटना हमारे देश में भी होगी, लद्दाख में। उसको हम क्यों पसंद करें? उसको एक इतिहास की ऐसी घटना मानेंगे जो किसी भी देश के लिए शुभ नहीं है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल। और अब मैं यदि अपने ढंग से बात करूं, जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुई, उसके पीछे कौन लोग थे? उनको मैं जैन जी भी कह सकता हूं। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, देश की जनसंख्या का विश्व में सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का उस समय भारत में था, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। जब सत्ता परिवर्तन हो तो उसको भी हम कह सकते जैन जी ने किया। बात तो सिर्फ ये है कि घटना का विश्लेषण आप कैसे करते हैं अपनी रुचि के मुताबिक। अब नेपाल की घटना को लेकर राहुल गांधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो भारत देश में कह रहे हैं कि ऐसी ही हिंसात्मक, नेपाल जैसी हिंसात्मक कार्रवाई होगी, और इससे भी आगे बढ़ के संविधान की पत्तियां लहराने वाले राहुल गांधी और उनकी टीम अब ये भी कहने लगी है कि लोकतंत्र का रक्षा करना मेरा काम नहीं है। इससे शर्मनाक बात हो सकती है? लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद माना गया है लोकतंत्र की दृष्टि से, वो व्यक्ति ये बात कहे, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? मैं तो, और ये भी बात मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि ये भारत का संविधान ही है जो राहुल गांधी को इतनी बात कहने की आजादी दे रहा है। अन्यथा हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में आपने देखा है कि क्या हुआ। और ये बात कह देना लोगों से कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, राहुल जी, इससे पीड़ादायक बात और नहीं हो सकती। अपने अंतर्मन में जरा झांकिए, संविधान का सही मायनों में अध्ययन करिए, और आपके जो आसपास जुंडली है जो आपको ऐसा मार्गदर्शन दे रही है, उनको या तो बदलिए या आप उनसे किसी और से शिक्षा लीजिए कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। आपकी पार्टी, आप दावा करते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, संविधान निर्माताओं की टीम में अपने आप को आप शामिल बतलाते हैं, अपने नेताओं को आज़ादी की लड़ाई में आप अपना योगदान ज़्यादा बतलाते हैं। सब कुछ जानते हुए, इतिहास को जानते हुए आप ऐसी बातें करते हैं, ये आपके लिए घातक होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये लोकतंत्र भारत का बहुत मजबूत है, बहुत ही जागरूक है। भारत के संविधान की द्वारा बनाई गई संस्थाएं बहुत पावरफुल हैं, ताकत वाली हैं। संवैधानिक सत्ताओं को झूठा बतलाना, उनके कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अरे भाई, उन्हीं संस्थाओं की बदौलत तो देश में कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ। उन्हीं संस्थाओं ने तो कई बार आपको सत्ता दी, उन्हीं मतदाताओं ने आपके साथ। बात है लोक भलाई के काम करने के। आपने पिछले दिनों में जो जैसा आपकी माताश्री ने और आपकी पार्टी ने और यूपीए ने जो आपने कुकर्म किए हैं भारत की जनता के साथ, उनका आप फल भोग रहे हैं। अब ये ना क्या किए ना प्रकारे ना आप सत्ता हथियाना चाहते हैं दूषित वातावरण करके, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। तो मतलब जिस तरह की जैन जी की बात की जा रही है, क्या जैन जी का मतलब वो जो यूथ और हिंसात्मक कार्रवाई करे वही जैन जी है कि जो पॉजिटिव, जैसे अभी अन्ना आंदोलन करा, वो एक पॉजिटिव वे में हुआ कि सत्ता से लोग तंग आ गए, उन्होंने सत्ता बदल दी। जैसे मोदी जी की बात की 2014 में, जब दूसरी सरकारों से तंग आ गए तो लोगों ने सत्ता बदल दी। ये तो हो गया संवैधानिक स्वरूप, लेकिन वो जो इशारा मिल रहा है नेपाल का, वो हिंसात्मक स्वरूप है। देखिए, सदियों से हर घटना के, हर गतिविधि के दो पक्ष रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि सत्ता पे बने रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिनकी मंशा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए वर्तमान लोगों को सत्ता से च्युत करना है, तो ऐसे लोग तो वो कहते हैं कि वो
शमशान में रहने वाले प्राणी ना, जो जीव होते हैं, वो रोज कहते हैं कि सुबह उठ के उनकी अरदास है कि एक ना एक मुर्दा यहाँ आए। और जो वही प्राणी जब बाग बगीचे में रहता है जीव, तो वो फूलों की खुशबू, फलों के रस को ग्रहण करता है। ये बात कैसी लगेगी या कैसी जाएगी मेरी समझ में नहीं है, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो एक कहावत है कि कसाई के कहने से गऊ नहीं मरती। तो राहुल जी, आप जितना भी चाहे, ये जैन जी, भारत की जो जैन जी है ना, वो भारत माता के चरणों की पूजा करने वाली जैन जी है। जो भारत की जैन जी है वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जैन जी है। जो भारत की जैन जी है ये भारत के संविधान में विश्वास करने वाली जैन जी है। जो भारत की जैन जी है वो लोकतंत्र की व्यवस्था में और समस्त संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाली जैन जी है। ये आप जैसे नेताओं के पीछे लगकर भारत की छवि को, जो वर्तमान सरकार में मोदी जी ने जो विश्वव्यापी बनाया है जिस छवि को, असल बात तो ये है उनसे आपको घृणा हो रही है, चिढ़ हो रही है। आप अपने अंदर अपने कुकर्मों से अपने आप में प्रायश्चित में डूबे हुए हैं। अब कहीं जाकर आप कुछ बोलते हैं, अरे कहीं आप भारत की प्राचीन महान परंपराओं में माता के करैक्टर पर, चरित्र पर आप सवाल उठाते हैं। आपकी हाजिरी में लोग उठा रहे हैं, कहां तक गिरेंगे आप? ये बात उनको समझनी चाहिए कि भारत महान देश के साथ साथ भारत की परंपराएं महान है, भारत की राजनीतिक परंपराएं महान है, और भारत के लोग, भारत के नेता भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। आपकी दाल गलने वाली नहीं है, नहीं है। नहीं, लेकिन आपने कहा दाल गलने वाली नहीं है। उसी महान परंपरा के बीच में कांग्रेस पहले भी अपनी दाल गला चुकी है। जब इंदिरा गांधी की सत्ता पर संकट आया था तो पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था, और राहुल जी भी उसी तरह के जैन जी या उसी तरह के हालातों की बात कर रहे हैं। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, ये अपना मतलब जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं सत्ता पर। इंदिरा जी की बात आपने की, उस समय के लोकतंत्र में और उस समय भारत देश की राजनीतिक जागरूकता के बारे में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की जो पुरानी पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, उसके अंतर्गत रह के लोगों के अंदर ये बैठा दिया था कि सत्ता के हम जन्मसिद्ध अधिकारी हैं। और जब लोगों ने सच्चाई को जाना, फिर इनके अंदर राजशाही और निरंकुशता इंदिरा जी के अंदर पैदा हुई। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार किया, इमरजेंसी जैसे काले अध्याय को लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र के साथ जोड़ दिया। पर अब आपका अध्ययन ये बतलाता होगा आपको कि अब भारत के लोग बहुत जागरूक हैं और उनकी आस्था है। उन्होंने ये देख लिया है कि यहाँ के नेता कैसे शांतमय ढंग से संवैधानिक दायरे में रह के सत्ता का परिवर्तन, हस्तांतरण कर लेते हैं। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब बहुत गंगा में पानी बह चुका है। अब यहाँ सही मायने में जो पिछले 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही लोग सत्ता में बार बार बैठा रहे हैं? लोग अब परखते हैं। भारत का लोकतंत्र पूरा प्रौढ़ हो चुका है। भारत के लोकतंत्र के युवा वोटर है, अच्छाई बुराई को समझने लगे हैं। वो नेताओं के कर्मों को जानने लगे हैं, परखने लगे। उनको दिखाई पड़ रहा है कि देश सही रास्तों पर, विकास के मार्ग पर जा रहा है। उनको पता लग रहा है कि सिस्टम में जो पैसा है, सरकार जो लोगों को देना चाह रही है, वो सही ढंग से करप्शन। इन्हीं के नेता कह रहे थे ना, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो बहुत छोटी मात्रा 10 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं। अब कोई क्यों नहीं कहता 2000 रुपए किस किसान सम्मान निधि में जाते हैं तो 2000 ही जाते हैं जी। सिस्टम में बदलाव लोगों को दिख रहा है। ये बड़ी बड़ी सड़कें, नहरों का पक्का करना, सिंचाई संसाधन, किसानों को सीधा यूरिया खाद की उपलब्धता, और मंडियों में धान की उनकी खरीदारी, और जो भी लघु कृषि के उत्पादन है उन सबका सही व्यापारीकरण, मंडीकरण, सही समय पर किसानों को पैसे मिल जाने, ये सब बातें उनको दे। और यही कारण है कि लोकतंत्र में लोग परख के द्वारा लोगों को सत्ता में बैठाते हैं। इसी से इनकी चिढ़ है कि अब
हमें मौका मिलने वाला नहीं है। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब ये खंभा नोच रहे हैं, पर इनको पता है कि बिल्ली के दांत टूट जाएंगे, खंभा अब पत्थर का बन चुका है। इसलिए भारत के लोकतंत्र पर ये जितना मर्जी सवाल उठाएं, यहाँ के लोग बहुत, यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और वो देख रही है कि कैसे सनातन को, कैसे भारत की संस्कृति को, कैसे भारत के वजूद को और कैसे भारत के नेतृत्व को मोदी जी ने विश्व में स्थापित किया। कल इंडोनेशिया में ओम शांति कहा गया। कल इंडोनेशिया में जब ओम शांति यूएन में इंडोनेशिया के प्रतिनिधि ने कहा, तो मैं आपको क्या बतलाऊं कि हर भारतवासी का सीना गदगद हो गया। और उन्होंने कहा कि हमने धर्म बदला है, हमने अपनी परंपरा नहीं बदली। ये मान करने वाली, ये गौरव करने वाली, ये अभिमान करने वाली बातें, इसीलिए मोदी जी ही सत्ता में रहेंगे, मोदी जी ही इस देश के राजपाट को चलाएंगे और लोकतंत्र को और विकसित करेंगे। राहुल जी, आप अपने व्यवहार को बदलिए। जनमानस के हृदय में दिन ब दिन आप उनके हृदय से गिरते जा रहे हैं। आप नफरत के और मजाक के पात्र बन रहे हैं। मेरी उनको एक विनम्र सलाह है कि आप किंचित भारत के बारे में सोचिए और भारत के बनिए, भारत के बनिए। यही आपको मेरा संदेश है। कुल मिला के आपका कहना है कि अब नए भारत में राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। जैसा इंदिरा जी के समय में हुआ वो अब नहीं होने वाला है, अब दाल गलने वाली नहीं। बहुत अच्छा, आपने बड़ी बेबाकी से जैन जी पर पूरा विस्तार पूर्वक उसके शाब्दिक अर्थ को भी बताया। फिर मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक को लेके, तब तक नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।